हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर हो चुका है खत्म, जो कि AEW के ऑन टूर निकलने के बाद AEW का पहला डायनामाइट स्पेशल शो था। और आज के बाद AEW अपने सभी डायनामाइट शोज अलग अलग शहरों में फुल कैपेसिटी के साथ करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत इस वीक के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर से हो चुकी है। और हमें AEW के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ साथ बहुत सारे सरप्राइजेस भी देखने को मिले हैं, जिन सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर क्या क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू और AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर का रिव्यू। तो गाइस हमें AEW के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक साउथ बीच टैप मैच से होती हुई दिखाई दी, जहां पर कोडी रोड्स क्यूटी मार्शल को फेस कर रहे थे। और यहाँ पर ये मैच शुरू होने से पहले ही क्यूटी मार्शल रिंग के बाहर चले गए, जो देखकर कोडी रोड्स ने क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक किया और क्यूटी मार्शल को रिंग के अंदर ले आकर ये मैच स्टार्ट होने के बाद कोडी रोड्स ने क्यूटी मार्शल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है। और हमें इस मैच के अंदर स्टैप का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल होते हुए दिखाई दिया है। और AEW के ऑन टूर निकलने के बाद ये AEW का पहला मैच था, इसीलिए पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच में इन्वेस्टेड था। पर जब कभी कोडी रोड्स इस मैच में बढ़त बनाते तब एरन सोलो यहाँ पर आकर कोडी रोड्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते, जो देखकर फाइनली यहाँ पर डस्टन रोड्स आ गए और डस्टन रोड्स एरन सोलो के ऊपर अटैक करते करते एरन सोलो को बैकस्टेज ले गए, जिसके बाद हमें ये मैच कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। पर पता नहीं कैसे, पर जब ये मैच चल रहा था तब पूरी की पूरी एरेना की लाइट्स ऑफ हो गई और थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी लाइट्स वापस आ गई, जो शुरुआत में तो लगा कि एक्सीडेंटली हो चुका है, लेकिन इसमें काफी डीप मीनिंग था जो कि हमें आगे चलकर पता चला। पर जब इस मैच के आखिर में कोडी रोड्स क्यूटी मार्शल के ऊपर एक टॉप रोप मूव लगाने के लिए गए, तब क्यूटी मार्शल ने कोडी रोड्स के ऊपर एक टॉप रोप पावर बम लगाया और क्यूटी मार्शल के सिर से खून भी निकल रहा था। पर इस सब के बाद फाइनली कोडी रोड्स चारों ही कॉर्नर छूकर ये मैच जीतने के लिए गए, लेकिन क्यूटी मार्शल ने कोडी रोड्स को रोक लिया और कोडी रोड्स के ऊपर एक लो ब्लो लगाकर क्यूटी मार्शल ने कोडी रोड्स के मुंह पर थूक दिया, जो देखकर कोडी रोड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और फाइनली कोडी रोड्स ने क्यूटी मार्शल के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉसरोड्स एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार लगाकर ये चारों ही कॉर्नर छू लिए, जिससे फाइनली कोडी रोड्स ने ये मैच जीत लिया है। और मुझे लगता है कि अब प्रोबेबली कोडी रोड्स और क्यूटी मार्शल की राइवलरी खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर शॉन स्पियर्स एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए दिखाई दिए, जहां पर शॉन स्पियर्स बता रहे थे कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर शॉन स्पियर्स ने जो सैमी गवेरा के ऊपर अटैक किया है उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। और यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने कहा कि सैमी गवेरा को हमेशा लगता है कि सैमी गवेरा एक कदम आगे है, लेकिन रियल में सैमी गवेरा 2 कदम पीछे है। और यही दिखाने के लिए शॉन स्पियर्स ने लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गवेरा के ऊपर अटैक किया था, जो बातें शॉन स्पियर्स कर ही रहे थे। लेकिन तभी सैमी गवेरा ने एक स्टील चेयर फेंक कर शॉन स्पियर्स को मारी और नीचे गिरे हुए शॉन स्पियर्स के बगल में आकर बैठकर सैमी गवेरा ने कहा कि फाइनली अब शॉन स्पियर्स सैमी गवेरा के हाथ में आ चुके हैं और अब सैमी गवेरा शॉन स्पियर्स को नहीं छोड़ेंगे। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी केनी ओमेगा का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर डॉन कैलिस ने टोनी शिवानी के हाथ से माइक ले लिया और डॉन कैलिस ने टोनी शिवानी को रिंग छोड़कर जाने के लिए कहा। और यहाँ पर बातें करते हुए डॉन कैलिस कह रहे थे कि केनी ओमेगा ने AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उनके सभी चैलेंजर्स जैसे कि जॉन मॉक्सली, रे फिनिक्स और जंगल बॉय इन सबको हरा दिया है। और फिलहाल में केनी ओमेगा ने वर्ल्ड के इतने सारे बेल्ट कलेक्ट किए हैं कि उन्हें अपने बेल्ट कैरी करने के लिए एक स्पेशल ट्रक मंगाना पड़ता है, जो बातें डॉन कैलिस कर ही रहे थे। लेकिन तभी हमें क्राउड की तरफ से बहुत ही बढ़िया चैंट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राउड चैंट कर रहा था यू आर फायर्ड, और इसीलिए क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग ने डॉन कैलिस को फायर कर दिया है, जिस पर डॉन कैलिस ने कहा कि बेस्ट मैन क्विट नहीं करते बल्कि उन्हें फायर कर दिया जाता है। और इस तरीके का क्राउड इंटरेक्शन देखकर मैं तो इस वीक का डायनामाइट शो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। पर आगे बात करते हुए डॉन कैलिस कह रहे थे कि फिलहाल में केनी ओमेगा की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए उनके पास कोई चैलेंजर नहीं है। पर तभी पूरे क्राउड ने एडम हैंगमैन पेज का नाम चैंट करना शुरू कर दिया और तभी यहाँ पर द डार्क ऑर्डर आ गई और इविल उनो रिंग के अंदर आकर केनी ओमेगा से बातें करते हुए केनी ओमेगा को पूछ रहे थे कि केनी ओमेगा उनके फ्रेंड एडम हैंगमैन पेज से इतना डरते क्यों है। पर ओमेगा ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय ओमेगा ने इविल उनो से एक सवाल पूछा कि क्या उन्हें पता है कि थाईलैंड का कैपिटल क्या है, जिसके ऊपर इविल उनो ने कहा कि उसका इससे क्या लेना देना। और ओमेगा ने भी कहा कि जैसे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही इविल उनो का ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर केनी ओमेगा ने इविल उनो के ऊपर एक लो ब्लो लगाया, जो देखकर स्टू ग्रेसन रिंग के अंदर आकर केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करने लगे। और तभी यहाँ पर गुड ब्रदर्स पे आ गए, जिन्होंने द डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक किया। और इस अटैक के आखिर में जब फाइनली केनी ओमेगा अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से इविल उनो के ऊपर अटैक करना चाहते थे, तभी यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज आ गए, जिन्हें देखकर केनी ओमेगा काफी ज्यादा सरप्राइज थे। और यहाँ पर हैंगमैन पेज के लिए काफी तगड़ा सपोर्ट मिला है, जिससे कहना पड़ेगा कि केनी ओमेगा ने अपना काम काफी अच्छी तरीके से किया है। और यहाँ पर आकर एडम हैंगमैन पेज ने गुड ब्रदर्स के ऊपर अटैक किया और जब केनी ओमेगा पीछे मुड़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा सकते हैं। पर हैंगमैन पेज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा फॉर्मल
फॉर्मर टैग टीम पार्टनर्स थे और अब भी हैंगमैन पेज के मन में केनी ओमेगा के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग है। पर इसके बाद जब फाइनली केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज एक दूसरे के आमने सामने थे, तो तभी ये देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली ये AEW कंपनी की अब तक की सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन है। लेकिन तभी यहाँ पर कार्ल एंडरसन आ गए, जो कि एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन हैंगमैन पेज ने कार्ल एंडरसन के ऊपर अटैक किया और इसी का फायदा उठाकर केनी ओमेगा यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच में क्या होता है। पर हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के लिए AEW ने अपने सेट के अंदर स्लाइड चेंज किया था, क्योंकि इस वीक का सेट AEW के नॉर्मल सेट से थोड़ा फार बड़ा था और AEW भी एक डिफरेंट कैमरा एंगल से, यानी कि अपने रैंप के कैमरा एंगल से इस वीक का पूरा डायनामाइट शो शूट कर रही थी, जिससे बैकग्राउंड में पूरा क्राउड तो दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर एक अलग कैमरा एंगल होने की वजह से शो देखने के लिए भी एक नई फीलिंग आ गई। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक और इंटेंस इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर जिम रॉस जानना चाहते थे कि फिलहाल में डार्बी एलन और इथन पेज एक दूसरे को इतना हेट क्यों करते हैं। और यहाँ पर बातें करते हुए डार्बी एलन ने बताया कि जब डार्बी एलन रेसलिंग के अंदर आए थे, तब इथन पेज रेसलिंग के अंदर 11 साल से थे, पर अपने रेसलिंग के पहले ही साल के अंदर डार्बी एलन इंडिपेंडेंट रेसलिंग से AEW कंपनी के अंदर आ गए, जो देखकर इथन पेज डार्बी एलन से जेलस है और इसलिए इथन पेज डार्बी एलन के ऊपर इतना गुस्सा है। पर आगे इथन पेज से बातें करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन ने यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने सभी रिश्ते नाते पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन इथन पेज अपने रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ पाए, इसीलिए ही इथन पेज को AEW कंपनी के अंदर आने के लिए इतना टाइम लगा, जो बातें यहाँ पर डार्बी एलन ने कही। लेकिन इसके बाद इथन पेज ने बातें करते हुए कहा कि जब डार्बी एलन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए थे, तब इथन पेज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर 12 साल से एक्टिव थे और रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर नए डार्बी एलन को देखकर इथन पेज ने डार्बी एलन को ओवर कर दिया, जो कि इथन पेज की बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद ही डार्बी एलन AEW कंपनी के अंदर आ पाए। इसलिए इथन पेज डार्बी एलन से बहुत ज्यादा गुस्सा है और अब इथन पेज नहीं चाहते कि उठते बैठते उन्हें AEW कंपनी के अंदर उनकी सबसे बड़ी गलती उनकी नजरों के सामने दिखाई दे। इसीलिए इथन पेज डार्बी एलन के खिलाफ एक कॉफिन मैच चाहते हैं, जिससे कि इथन पेज डार्बी एलन को AEW कंपनी से बाहर कर सके, जो बातें यहाँ पर इथन पेज ने कही, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि इंटरव्यू कितना इंटेंस था। पर जाते जाते जिम रॉस ने भी इथन पेज और डार्बी एलन से कहा कि जिम रॉस ने बहुत सारे कैस्केट मैचेस देखे हैं और इन दोनों को मानना पड़ेगा कि कैस्केट मैचेस बहुत ही बुरे मैचेस होते हैं और कैस्केट मैच के बाद की लाइफ पहले जैसी नहीं रहती, जो बातें यहाँ पर जिम रॉस ने बताई। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर इनर सर्कल के जेक हेगर और सैंटाना और ओर्टिज द पिनेकल की वार्डलो और FTR को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच था और शायद अब तक के सेगमेंट्स के लिए चीयर करने के बाद AEW का क्राउड इस मैच के लिए थोड़ा फार शांत था। पर यह मैच भी हमें एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहां पर FTR और सैंटाना और ओर्टिज ने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और जेक हेगर तो इस मैच में डोमिनेट कर ही रहे थे। लेकिन फाइनली जब जेक हेगर वार्डलो के सामने आए, तब हमें इस मैच में इन दोनों ही जायंट्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट देखने को मिला। पर फाइनली जब इस मैच के आखिर में जेक हेगर ने वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर एंकल लॉक लगाया, तब FTR ने जेक हेगर के ऊपर अटैक किया और रेफरी अटैक नहीं देख पाए, इसलिए टेली ब्लैंचेट ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी का फायदा उठाकर FTR ने जेक हेगर के ऊपर अपना फिनिशर बिग रिग लगाया और यहाँ पर जेक हेगर को पिन कर FTR ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट तो मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद कोनियान रिंग के अंदर आ गए और कोनियान ने अपने मैक बॉल से वार्डलो के ऊपर अटैक किया, लेकिन वार्डलो के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वार्डलो कोनियान की तरफ बढ़ी रहे थे। लेकिन तभी टेली ब्लैंचेट ने पीछे से आकर कोनियान की नी के ऊपर अटैक किया और जब तक सैंटाना और ओर्टिज कोनियान को बचाने के लिए आए, तब तक द पिनेकल रिंग छोड़कर जा चुकी थी। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे सैंटाना और ओर्टिज और FTR के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर कार्ल एंडरसन एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए दिखाई दिए, जहां पर कार्ल एंडरसन ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आने से पहले कार्ल एंडरसन ने अपने आप के लिए न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर नाम बनाया है और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर केनी ओमेगा फर्स्ट एवर IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे और कार्ल एंडरसन भी बुलेट क्लब के OC है। इसीलिए कार्ल एंडरसन चाहते हैं कि वो दोबारा से IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप बुलेट क्लब के OC के पास लाए। इसलिए कार्ल एंडरसन ने नेक्स्ट वीक जॉन मॉक्सली को IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिसका मतलब कि हमें प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जॉन मॉक्सली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर MJF और क्रिस जेरिको का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर MJF क्रिस जेरिको को कुछ स्टिपुलेशंस बताने वाले थे, जो स्टिपुलेशंस अगर क्रिस जेरिको मानते हैं तो ही क्रिस जेरिको को MJF के खिलाफ कोई मैच मिलेगा। और क्राउड दोबारा से वापस आ चुका है, इसलिए हमेशा की तरह ही जब क्रिस जेरिको अपना एंट्रेंस कर रहे थे, तब क्राउड ने क्रिस जेरिको का थीम सॉन्ग बहुत ही अच्छी तरीके से गाया, जो देखकर MJF ने क्राउड को शांत रहने के लिए कहा और MJF AEW के मैनेजमेंट को क्रिस जेरिको का थीम सॉन्ग कट करने के लिए कह रहे थे। और तभी यहाँ पर कुछ हो गया और प्रोबेबली कोई फैन MJF के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन क्रिस जेरिको ने उस फैन के ऊपर अटैक किया और सिक्योरिटी उस फैन को यहाँ से ले गई। पर इसके बाद क्राउड से बात करते हुए MJF ने कहा कि मायामी का कोई भी आदमी MJF को छू नहीं सकता, क्योंकि MJF उनसे काफी ऊंचे लेवल के ऊपर है। पर जहाँ तक बात है क्रिस जेरिको की, तो MJF ने क्रिस जेरिको को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि अगर क्रिस जेरिको MJF से कोई मैच लड़ना चाहते हैं, तो क्रिस जेरिको को MJF की कुछ स्टिपुलेशंस माननी पड़ेगी, जो बातें यहाँ पर MJF ने कही, जिस पर जेरिको ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रोबेबली उन्हें उस फैन को MJF के ऊपर अटैक करने देना चाहिए था। पर जहाँ तक बात है MJF के स्टिपुलेशंस की,
तो क्रिस जेरिको ये सभी स्टिपुलेशंस मानने के लिए तैयार है। अगर एमजेएफ चाहते हैं कि क्रिस जेरिको चलते ट्रक के सामने खड़े हो जाए तो क्रिस जेरिको वो भी करेंगे, और अगर एमजेएफ चाहते हैं कि क्रिस जेरिको उनकी मदर के साथ एक रात गुजारे तो भी क्रिस जेरिको वो करने के लिए तैयार है। जो बातें यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही और ये देखकर एमजेएफ काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि यहाँ पर एमजेएफ की इंसल्ट हो चुकी थी, लेकिन असली इंसल्ट तो अभी आना बाकी था, क्योंकि क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको एमजेएफ की मदर के साथ पहली बार नहीं बल्कि दोबारा सो सकते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर क्रिस जेरिको ने अपने आप को एमजेएफ का डैड बता दिया, और ये देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी चैंट कर रहा था कि हु इज योर डैडी, जिस पर एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ ने नहीं सोचा था कि क्रिस जेरिको इतना नीचे गिर जाएंगे। पर क्या क्रिस जेरिको को याद है जब जॉन मॉक्सली क्रिस जेरिको के खिलाफ एक मैच चाहते थे, तब क्रिस जेरिको ने जॉन मॉक्सली को वीक बाय वीक रेसल करवाया, और अब कर्मा भी अपना खेल दिखाएगा, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में एमजेएफ का फेवरेट चैप्टर है हरक्यूलिस का लेबर वर्क, और यही लेबर वर्क एमजेएफ क्रिस जेरिको से करवाना चाहते हैं। जो कहकर यहाँ पर एमजेएफ ने अपनी स्टिपुलेशंस बताई, और यहाँ पर एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ चाहते हैं कि क्रिस जेरिको वीक बाय वीक लगातार 4 एमजेएफ ने बताए हुए अपोनेंट्स के खिलाफ एक मैच रेसल करेंगे, और हर एक मैच एक अलग स्टिपुलेशन का होगा, और अगर क्रिस जेरिको ये चारों ही मैचेस जीत जाते हैं तो फिर एमजेएफ क्रिस जेरिको के खिलाफ एक मैच रेसल करने के लिए रेडी है। जो स्टिपुलेशंस यहाँ पर एमजेएफ ने बताई, और क्रिस जेरिको भी स्टिपुलेशन के लिए मान गए, और जेरिको ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन एमजेएफ ने जेरिको से कहा कि जब तक हैंडशेक नहीं होता तब तक डील फाइनल नहीं होती, जिस वजह से क्रिस जेरिको ने एमजेएफ का हैंडशेक किया। लेकिन जेरिको को पता था कि एमजेएफ कुछ ना कुछ करेंगे, इसीलिए एमजेएफ के कुछ करने से पहले ही जेरिको ने एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगा दिया, जिसके बाद प्रॉबेबली एमजेएफ यहाँ पर टोटली नॉकआउट हो चुके थे। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज इंटरव्यू में बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल ने मिलकर एक जानवर और एक सीनियर सिटीजन को फेस किया है, और उस मैच में सिर्फ एक ही अच्छी बात हुई है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर अपना मैच जीत चुकी है, और बुरी बात ये है कि उस मैच के अंदर रेबल इंजर्ड हो चुकी है और डॉक्टर ब्रिट बेकर एक टेबल के थ्रू गई। और इस सब के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर टोनी खान को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि टोनी खान ने ही विकी गरेरो को ये टैग टीम मैच दिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि विकी गरेरो अंद्रादे को एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ले आई है। पर डॉक्टर ब्रिट बेकर टोनी खान के लिए मिलियंस कमाती है, जिसका टोनी खान को कुछ नहीं है, और अगर टोनी खान ऐसे पैसों के पीछे भागने वाले हैं तो वो दिन दूर नहीं जब टोनी खान अपना शो सऊदी अरेबिया के अंदर करेंगे। जो बातें कहकर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक शॉट ले लिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरेबिया के शो सिर्फ पैसों के लिए होते हैं। पर आगे बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि नायला रोज के अगेंस्ट उनकी विमेंस चैंपियनशिप मैच में डॉक्टर ब्रिट बेकर नायला रोज का उससे भी बुरा हाल करने वाली है, जो कि लास्ट वीक नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर का किया था। तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो वो मैच कैसा मैच होता है। लेकिन इसके बाद हमें एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर अंद्रादे अपने एईडब्ल्यू कंपनी के डेब्यू मैच के अंदर मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर अंद्रादे का एईडब्ल्यू मेंटेनेंस तो काफी अच्छा था। पर यहाँ पर देखने में एक बात वियर्ड थी कि अंद्रादे इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपने रेसलिंग गियर के अंदर ये मैच रेसल नहीं कर रहे थे। अंद्रादे यहाँ पर सूट बूट के पैंट के अंदर ये मैच रेसल कर रहे थे, जो मुझे थोड़ी फार वियर्ड चीज लगी। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइज मेरी इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और ये मैच एक बेहतरीन मैच था, लेकिन ये मैच मेरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर नहीं हुआ, और प्रॉबेबली अंद्रादे का एईडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू मैच था, इसीलिए एईडब्ल्यू अंद्रादे को सेव करना चाहती है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो फाइनली एक ठीक ठाक मैच के अंदर अंद्रादे ने मैट सैडल के ऊपर अपना नया फिनिशर हैमरलॉक एसटीओ लगाया, और यहाँ पर मैट सैडल को पिन कर अंद्रादे ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी अंद्रादे काफी गुस्से में थे, और अंद्रादे ने मैट सैडल के ऊपर अपने बेल्ट का इस्तेमाल कर अपना सबमिशन मूव लगाया, जिससे हम समझ सकते थे कि अंद्रादे कितने गुस्से में थे। पर इसके बाद एक सेगमेंट में बातें करते हुए क्रिश्चियन केज कह रहे थे कि जब भी मैट हार्डी और क्रिश्चियन केज एक साथ एक रिंग के अंदर आए हैं तब क्रिश्चियन केज विक्टोरियस हुए हैं और मैट हार्डी हारे हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि जब जब मैट हार्डी जहाँ पर जाते हैं तब तब वहाँ पर क्रिश्चियन केज आते हैं, और अब मैट हार्डी के पीछे क्रिश्चियन केज भी एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए हैं, और क्रिश्चियन केज हमेशा से ही मैट हार्डी की स्पॉटलाइट छीन लेते हैं। इसलिए फाइनली मैट हार्डी ने नेक्स्ट वीक क्रिश्चियन केज को एक मैच के लिए चैलेंज किया है, और यहाँ पर फाइनली मैट हार्डी से बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि नेक्स्ट वीक क्रिश्चियन केज को हराने के लिए मैट हार्डी को क्रिश्चियन केज के लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, या फिर मैट हार्डी को क्रिश्चियन केज का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी आर्न एंडरसन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आर्न एंडरसन कह रहे थे कि फैंस को वापस देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर फिर एक बार सभी लाइट्स ऑफ हो गई, और इस बार हमें पता चला कि लाइट्स क्यों ऑफ हुई है, क्योंकि गाइज लाइट्स वापस आने के बाद रिंग के अंदर कोई और नहीं बल्कि एलिस्टर ब्लैक, जिन्हें हम पहले टॉमी एंड के नाम से जानते थे, वो अब एईडब्ल्यू कंपनी में मैलेकाई ब्लैक के नाम से आए हैं। और एईडब्ल्यू कंपनी में अपना डेब्यू कर एलिस्टर ब्लैक ने आर्न एंडरसन के ऊपर अपना फिनिशर ब्लैक मास्क लगाया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड शॉक में था, और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड मैलेकाई ब्लैक के लिए चीयर कर रहा था। पर आर्न एंडरसन के ऊपर होता हुआ अटैक देखकर कोडी रोड्स यहाँ पर आ गए, पर मैलेकाई ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर भी अपना फिनिशर लगाया, और इस तरीके से हमें मैलेकाई ब्लैक यानी कि एलिस्टर ब्लैक का एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर डेब्यू देखने को मिला है। तो देखना पड़ेगा कि अब एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर मैलेकाई ब्लैक का फ्यूचर क्या होता है, और हमें नेक्स्ट वीक मैलेकाई ब्लैक एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
पर अगर आपको लग रहा है कि मैलिका ब्लैक का नॉन कम्पीट क्लॉज अब तक खत्म नहीं हुआ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको अपडेट्स के अंदर बताया था कि WWE ने किसी एक सुपरस्टार का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म कर दिया है और प्रोबेबली आलिस्टर ब्लैक ही थे। इसलिए अगर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया गया कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले क्या हुआ था, और यहाँ पर हम देख सकते थे कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले यहाँ पर रिकी स्टार्क्स अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आए थे और यहाँ पर आकर रिकी स्टार्क्स ब्रायन केज को भला बुरा कह रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर टैज, पावरहाउस, हॉब्स और हुक आ गए और वो यहाँ पर जानना चाहते थे कि रिकी स्टार्क्स टीम टैज के बारे में भली बुरी बातें क्यों कह रहे हैं और स्टार्क्स यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड क्यों लेकर आए हैं। जिस पर रिकी स्टार्क्स ने बताया कि फिलहाल में उन्हें टीम टैज के किसी भी मेंबर के ऊपर भरोसा नहीं है और इसलिए अपने आप को ब्रायन केज से बचाने के लिए वो यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर आए हैं। और आगे बात करते हुए रिकी स्टार्क्स ने कहा कि नेक्स्ट वीक ब्रायन केज को FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराकर रिकी स्टार्क्स ब्रायन केज की वाइफ के साथ सेलिब्रेट करेंगे। जो सुनकर ब्रायन केज गुस्से में यहाँ पर आ रहे थे और ब्रायन केज को देखकर रिकी स्टार्क्स तो यहाँ से भाग गए, पर ब्रायन केज ने रिकी स्टार्क्स के सिक्योरिटी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और इस तरीके से AEW ने नेक्स्ट वीक होने वाले रिकी स्टार्क्स और ब्रायन केज के मैच को हाइप किया है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक इन दोनों ही सुपरस्टार्स का मैच कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW की तरफ से एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच देखने को मिला जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर और ऑरेंज कैसिडी मिलकर बनी और ब्लेड को फेस कर रहे थे। लेकिन ये मैच शुरू होने से पहले ऑरेंज कैसिडी ने रेफरी को ब्लेड को चेक करने के लिए कहा क्योंकि ब्लेड हमेशा से ही अपने कपड़ों के अंदर नकल छुपाते हैं और जब रेफरी का ध्यान नहीं होता तब ब्लेड उस नकल से अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए ऑब्री एडवर्ड्स ने ब्लेड को चेक किया और ब्लेड से नकल लेकर अपने पास रख लिए, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और कहना पड़ेगा कि इस मैच में ब्लेड को देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्लेड साल 2013-14 के सेथ रोलेंस जैसे दिखाई दे रहे हैं। पर गाइज ये एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा जिस मैच में हमें क्रिस स्टैटलैंडर और बनी की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पर जब इस मैच में क्रिस स्टैटलैंडर बनी के ऊपर एक टॉप रोप मुंह लगाने के लिए गई तब ब्लेड ने रिंग साइड पर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर दिया और ये देखकर क्रिस स्टैटलैंडर डिस्ट्रैक्ट हो गई और इसी का फायदा उठाकर बनी ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक किया और इसके बाद ब्लेड ने बनी से टैग ले लिया और ब्लेड चाहते थे कि ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर आए, लेकिन ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर आने से पहले ही क्रिस स्टैटलैंडर ने ब्लेड के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी भी रिंग के अंदर आ गए और ऑरेंज कैसिडी और ब्लेड के बीच में काफी बढ़िया मैच के बाद जब ऑरेंज कैसिडी ब्लेड के ऊपर एक टॉप रोप मुंह लगाने के लिए गए तब बनी ने ऑरेंज कैसिडी को टॉप रोप से नीचे ढकेल लिया और ये देखकर क्रिस स्टैटलैंडर टॉप रोप पर चढ़ी और क्रिस स्टैटलैंडर ने ब्लेड के ऊपर एक 450 स्प्लैश लगाया और इसके बाद जब ऑरेंज कैसिडी पिन के लिए गए तो बनी ने ऑरेंज कैसिडी को रिंग के नीचे खींच लिया। जो देखकर रेफरी बनी से बात कर रही थी तो इसी बीच ब्लेड ने अपने दूसरे नकल्स निकाले और ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया और ब्लेड ने ऑरेंज कैसिडी को पिन किया। लेकिन गाइस तब तक क्रिस स्टैटलैंडर ने टैग ले लिया था, यानी कि अब ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर लीगल नहीं थे। और इसके बाद जब रेफरी ब्लेड को बाहर जाने के लिए कह रही थी तब क्रिस स्टैटलैंडर ने बनी को ब्लेड के ऊपर ढकेल दिया और बनी के ऊपर अपना फिनिशर बिग बैंग थ्योरी लगाकर बनी को पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो मैच तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था और मुझे भी ये मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर इसके बाद हमने देखा कि जंगल बॉय AEW कंपनी के से पहले सुपरस्टार बन चुके हैं जिन्होंने AEW कंपनी के अंदर 50 मैचेस जीते हैं, इसीलिए जंगल बॉय को एक ट्रॉफी मिली थी और यहाँ पर जंगल बॉय अपनी ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कर रहे थे। पर दूसरी तरफ टोनी शिवानी इस वीक का डायनामाइट शो देखने के लिए आए हुए गेस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए गए जो कि एक UFC ट्रेनर थे। पर टोनी शिवानी के हाथ से माइक लेकर उस UFC ट्रेनर ने कहा कि वो भी रेसलिंग देखता था और उसे भी रेसलिंग पसंद है और टोनी खान के कहने के ऊपर ही वो AEW कंपनी के अंदर आया है। जो बातें कहते हुए वो गेस्ट रिंग के अंदर आ गया और यहाँ पर बातें करते हुए कह रहा था कि उसे भी रेसलिंग पसंद है, लेकिन 90s के बाद से रेसलिंग का प्रोडक्ट काफी खराब हो रहा है और फिलहाल में रेसलिंग का प्रोडक्ट इतना खराब हो चुका है कि फिलहाल में वो रेसलिंग नहीं देखता। लेकिन फिर भी टोनी खान ने उसे इंसिस्ट किया था कि वो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आए और उनके रेसलर और उनके फैन से मिले और इसलिए वो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आया है। और डायनामाइट शो के ऊपर आने के बाद उसे पता चला कि वो जितना सोचता था ये प्रोडक्ट उससे भी खराब निकला है। जो बातें वो यहाँ पर कर ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर लांस आर्चर आ गए और यहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक कर लांस आर्चर ने उसके ऊपर अपना फिनिशर लगाया। जो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली यहाँ पर AEW लांस आर्चर का फेस टर्न करने वाली है। पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एडी किंगस्टन और पेंटा एल जेरुयम के अगेंस्ट एक स्ट्रीट फाइट मैच में डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और ये मैच शुरू होती है एडी किंगस्टन और पेंटा एल जेरुयम ने यंग बक्स के ऊपर अटैक कर दिया। पर ये एक स्ट्रीट फाइट मैच था, यानी कि इस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होते, इसलिए हमें इस मैच में कई बार माइकल नाकाजावा तो कई बार ब्रैंडन कटलर इंटरफेयर करते हुए दिखाई दिए और इसी वजह से यंग बक्स ने इस मैच में कई बार कमबैक किया। पर फिर भी एडी किंगस्टन और पेंटा एल जेरुयम इस मैच में बने हुए थे और हमें इस मैच में पेंटा की तरफ से मैट जैक्सन के ऊपर एक टेबल के थ्रू कैनेडियन डिस्ट्रॉयर भी देखने को मिला, जिससे कहना पड़ेगा कि इन रेसलर्स ने इस मैच के अंदर वेपन्स का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। पर इस मैच के विनर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आएगी और वो इसीलिए क्योंकि फिलहाल में वहां पर कॉपीराइट का इशू चल रहा है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में एडी किंगस्टन ने मैट जैक्सन के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया था
और ऐसा लग रहा था कि पेंटा और एडी किंगस्टन ये मैच जीत सकते हैं, पर तभी सरप्राइजिंगली निक जैक्सन ने रेफरी के ऊपर अटैक कर दिया और ये देखकर यहाँ पर गुड ब्रदर्स आ गए और यहाँ पर आकर गुड ब्रदर्स ने एडी किंगस्टन और पेंटा एल जुरियम के ऊपर अटैक किया और मैट जैक्सन चाहते थे किसी का फायदा उठाकर ब्रैंडन कटलर पेंटा की आंखों में स्प्रे टैन छिड़क दे, पर इससे पहले कि ब्रैंडन कटलर ये स्प्रे टैन छिड़क पाते यहाँ पर इलीट हंटर फ्रैंकी कजेरियन आ गए और फ्रैंकी कजेरियन ने ब्रैंडन कटलर को एक टेबल के थ्रू फेंका और इसके बाद एडी किंगस्टन इस मैच के अंदर थंबटैग्स का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, बल्कि निक जैक्सन ने ही पेंटा एल जुरियम के ऊपर इन थंबटैग्स के थ्रू एक टॉप रोप स्पेनिश फ्लाई लगाया, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मूव थी। और फाइनली इस मैच के आखिर में एडी किंगस्टन के मुंह के अंदर थंबटैग्स रखकर एडी किंगस्टन के ऊपर सुपर किक लगाकर एडी किंगस्टन को पिन कर यंग बक्स ने ये मैच जीत लिया है और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। जो मैच तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये मैच कैसा लगा। और इसी तरह इस वीक का AEW का डायनामाइट शो अफेयर चला गया और मेरे हिसाब से तो इस वीक का डायनामाइट शो एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था और शुरुआत से लेकर आखिर तक ये शो देखते समय मैं जरा भी बोर नहीं हुआ। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?